नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो किस्म की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तरफ तो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत तेज़ी से एक इकनॉमिक एजेंडे पे काम करना चाहते हैं। उस हवाले से सुलह मशवरे उनके जारी हैं, वो और सुलह मशवरे भी जारी हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि शायद पाकिस्तान बहुत जल्दी IMF के एक नए प्रोग्राम की तरफ जा सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 दिन में डॉलर की कदर में कम अज़ कम रुपये के ख़िलाफ़ 8 रुपये में 8 रुपये की कदर में इजाफा हुआ और डॉलर की जो कीमत है, जो डॉलर की कदर है, उस पर 8 रुपये की कमी जो है वो देखने में आई है। मजीद चंद पैसे करके डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। कैबिनेट की तश्कील अभी तक शहबाज शरीफ साहब नहीं कर चुके। उस हवाले से बहुत से सुलह मशवरे हैं, बहुत से डिसएग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इतफाक़ नहीं हो रहा कि बिलावल जरदारी भुट्टो जो हैं उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से खबर मिलती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है कि मौलाना फजल रहमान अगर सदर बनना चाहें तो ये बात जो है ये मुनासिब नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम तनख्वाह को 25,000 भी कर दिया और पेंशन्स में भी 10% उन्होंने इजाफा किया। उसके बारे में अपोजिशन का अब ये सवाल है, तहरीक इंसाफ के लोगों का, कि ये पैसे कहाँ से आएंगे जबकि फाइनेंस मिनिस्टर अभी है ही नहीं। तो किसके सुलह मशवरे पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म के फैसले किए हैं। सियासी एतबार से शहबाज शरीफ साहब को बहुत चैलेंजेस हैं, बिकॉज उनकी जो हुकूमत है उसमें 10 से ज़्यादा जमातें मिल के सिर्फ 172 का नंबर पूरा करती हैं और इनको लेकर चलना भी बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ से इमरान खान जो बहरहाल एक बहुत बड़े एजिटेटर हैं, उन्होंने जलसों का आगाज़ शुरू कर दिया और पहला जलसा वेडनेसडे को 13 तारीख को पेशावर में होगा, दूसरा जलसा उसके फ़ौरन बाद 16 तारीख को कराची में होगा, तीसरा जलसा जो है मीनार पाकिस्तान में होगा लाहौर में। तो वो एक तरफ से पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ से इंटरनल चैलेंजेस हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं। ये वहाँ है जहाँ से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए दाना तनवीर हुसैन साहब, सीनियर लीडर हैं, PMLN के वाइस प्रेसिडेंट हैं, PMLN के MNA हैं, शेखुपुरा से फॉर्मर एक्स फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस प्रोडक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ दी गेस्ट। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मेरे साथ इस वक्त हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एज वेल। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ आपको एक टुकड़ा दिखाऊँ, फ़ारूक हबीब साहब, आपने एक जगह पर कुछ फरमाया है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, ज़रा वो सुन लेते हैं। हमारी सियासी कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम अवाम में जाएंगे। फौरी इंतखाबात पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा है। माशी इस्तेहकाम के लिए जो फौरी इंतखाबात है ये अब वक्त की ज़रूरत है। हम अपनी अवामी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब भरपूर तरीके से अवाम में इस तहरीक को लेके जा रहे हैं, जिसका आगाज़ कल अफ्तारी के बाद पेशावर शिरकत करेंगे। 16 अप्रैल को कराची में जो है वो मैदान सजेगा। फ़ारूक हबीब साहब, मेरा आपसे कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। क्या आपकी जमात ने जो इस्तीफ़े जमा करवाए MNAs ने नेशनल असम्बली के, वो सब लोगों के इस्तीफ़े जमा हो गए? हमारी जमात के 95% जो हमारे अरकान हैं, जो PTI के मेंबरान हैं, उनके इस्तीफे और मुनहरफ अरकान उनके इस्तीफे जमा हो चुके हैं। मुनहरफ तो ऑलरेडी मुनहरफ हो चुके हैं, उनका तो हमने रेफरेंस भिजवा दिया। उनको छोड़ के बाकी सबके इस्तीफे हो गए? उनको छोड़ के बाकी सबके इस्तीफे जो है वो मौसूल हो चुके हैं। कुछ 2-4 लोग हैं, इनमें से एक आधा को मुल्क से बाहर है, जिनके अभी नहीं हुए। क्या करना है? 130 से जायद, मैं ये नंबर्स भी आपको बता रहा हूँ, 130 से जायद। ठीक है। कल जब पार्लिमानी पार्टी का फैसला हुआ, उसके बाद 130 से जायद इस्तीफे, 135 बनने चाहिए, 155 में से 20 निकाल के, 130 से जायद उसी वक्त फौरी पार्टी को इस्तीफे जो है वो जमा हो गए और आज वो इस्तीफे जो है वो स्पीकर ऑफिस में पहुंचा दिए गए हैं, जो कि अब मंजूरी के मरहले में है। और कासिम सूरी स्पीकर है, अभी कायम मकाम स्पीकर वो हैं। अयाज सादिक साहब अभी नहीं है? अयाज सादिक नहीं है, वो पैनल ऑफ चेयर का हिस्सा है। अच्छा। और इसके अलावा हम इन असम्बलियों से, हमने ये बिल्कुल हमारा असूली हतमी फैसला है, इन असम्बलियों में हमने नहीं बैठना, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठना, इस क्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं बैठना। क्राइम मिनिस्टर जिन्होंने मकसूद चपड़ासी का जवाब नहीं दिया तो उन्हें मैं और क्या नई टर्म इम्प्लीमेंट की आप लोगों ने, तो उनके साथ हमने नहीं बैठना। लेकिन जो सूबाई असम्बलियां हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उसका नहीं फैसला किया आप लोग? देखें, KPK के अंदर जो है इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाया, वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनका नाकाम हुआ। हमारा 2 वोट उसके खिलाफ आए, बाकी सारे उसके हक के अंदर थे। पंजाब असम्बली जो कि अभी उस प्रोसेस के अंदर है, जहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब होना वहाँ पे बाकी है। ये तो बतदरीज जो है वो हम अपनी पंजाब को अभी भी सपोर्ट करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन। वो तो जो हमारा फैसला हुआ हुआ है वो वही है। बुनियादी तौर के ऊपर हम क्या कह रहे हैं, हम वो हर कदम लेंगे जो इस मुल्क को
फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ लेके जाए। कैसे लेकर जाएंगे? ये हमारा बॉटम लाइन है। ठीक है, आपके सारे सपोर्टर्स के ज़हनों में भी ये सवाल है सोशल मीडिया के। देखें कैसे लेके जाएंगे। मैं आपको 126 दिन का धरना किया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से, कोई आपको कंसेशन नहीं। हालात मुख्तलिफ हैं, हालात मुख्तलिफ हैं। हालात क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि यहाँ पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक बैरूनी साजिश के तहत जो कि एक लेटर आया वो एक्सपोज हो गया। आज वही लेटर जो है वो कासिम सूरी जो स्पीकर डीक्लासीफाई करके उनको पहुंचा था, काबीना का फैसला था कि वो चीफ जस्टिस तक भी जाए, तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वो लेटर पहुंचा दिया है। अब वो चीफ जस्टिस उसके ऊपर तहकीकात करवाएं। हमारा ये मुतालबा है कि इंडिपेंडेंट कमीशन बने। शहबाज शरीफ ने जो कल इंडिपेंडेंट कमीशन मांग रहे हैं, वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग ऑफर कर रहे हैं। इन कैमरा ब्रीफिंग जो है, मुझे मोहित साहब बताएं, वो उस वक्त कहाँ गई थी जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये के बाद इसी पार्लियामेंट की कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया कायमा कमेटी का, उससे शहबाज शरीफ पूरी PDM बायकॉट की। फिर असद कैसर ने रिजाइन देने से पहले जब उनको ये लेटर मौसूल हुआ, उन्होंने असेंबली में ओपनली लेटर लहरा के ऑफर की थी शहबाज शरीफ साहब इस लेटर को देख सकते हैं। इन्होंने वो लेटर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये खुद उस साजिश के बेनिफिशियरी हैं, उसका पार्ट है। इनको तो लेटर के एक लफ्ज का खुद पता है। ये अब जो हो रहा है ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये कवर अप करने के लिए इकदामात ले रहे हैं, लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। राणा साहब का इसमें व्यू ले लें। राणा साहब, PMLN अब इस वक्त यदि मुझे समझ, आपकी हुकूमत जो इस वक्त है इसको क्या कहेंगे? PMLN की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, इसका नाम क्या होगा सर? देखिए मोहित साहब, इस वक्त तो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो आपको पता है जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। अच्छा चले, मेरा ख्याल है हम इसको कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, ये एक राइट टर्म होगी इसके लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कमीशन बिठाएगी लेटर गेट के ऊपर, या इन कैमरा प्रोसीडिंग करना चाहेगी पार्लियामेंट्री? देखिए, हमने इनको एक ऑफ़र की है। मैं आपको बताऊं, ये फ़ारूक हबीब साहब जो बात कर रहे थे कि हमने उस वक्त ऑफ़र की तो इन्होंने नहीं उधर आए। हमें तो खैर शहबाज साहब ने कहा था, हमें तो दावत ही नहीं मिली। लेकिन अगर इनके ज़रा डबल चेहरे देखें, मतलब डबल स्टैंडर्ड, कि जो बात कल को ठीक थी वो आज इनको गलत लग रही है। अगर आपने ये कहा था कि आप आके उधर आएँ, हम ब्रीफिंग देंगे, हमने तो इस हद तक चले गए कि वहाँ पे सर्विसेज जो चीफ हैं वो सारे आएंगे, अस्करी क़यादत आएगी और वो भी उस इन कैमरा जो हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं उसमें बैठे होंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये मोहित, क्या वो था, मोहित यूसुफ, या मुझे तो उसका पूरा सही नाम मोहित यूसुफ NSA जी डॉक्टर मोहित, उनसे ब्रीफिंग दिलाने के लिए सबको बुला रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये लेटर का दूध पानी का पानी हो जाना है, ये फिक्र ना करें, क्योंकि इनको पता है, इनको तो शायद ना पता हो ये किस तरह इन्होंने मैनेज किया है, किस तरह इसमें फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व रहा, किस तरह वो जो इनके एम्बेसडर उधर अपॉइंट हुए थे, किस तरह उन्होंने उसमें, और ट्रांसलेशन में ये फॉरेन ऑफिस का एक आया था, अपने फॉरेन ऑफिस का एक दिन स्टेटमेंट आया था क्लैरिटी के लिए कि देखें ये जो केबल है या टेलीग्राम है उसको ट्रांसलेट करते हुए, डिसाइफर करते हुए ट्रांसलेशन में कोई रद्दोबदल किया जा सकता है, लेकिन वो केबल में रद्दोबदल नहीं हो सकता उस जो टेलीग्राम है। तो मैं समझा उसके लिए खास पेपर इस्तेमाल होता है, जो साइफर है, तो वो मैसेज होता है। तो राणा साहब, आप फिर ये कह रहे हैं कि असल में इन्होंने उसकी जो साइफर को जब इंटरप्रेट किया है, असल साइफर कुछ और आया है, इन्होंने साइफर को ट्रांसलेट करते या ट्रांसक्राइब करते हुए उसका मतलब और मफहूम बदल दिया, ये आप कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं तो देखें, एक होती है चीज़ें जो सामने बड़े चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इनको मिला 7 तारीख को, कल शहबाज साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा, वज़ीर आज़म साहब ने, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी जो CC उसमें मीटिंग हुई और ये एक तय चीज़ हुई कि हमने इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करना है। नो, इट इज़ हाई टाइम कि ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान की शक्ल बिगाड़ दी है, लोगों के लिए जीना यहाँ मुश्किल किया हुआ है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है उनको, अदारे तबाह कर दिए हैं, तो अब हमारे ये इनके लोग नाराज़ हैं और वो साथ देने को तैयार हैं। क्योंकि 1.5 साल से तो हम आपको याद होगा कि आपके प्रोग्रामों में, हम TV प्रोग्रामों में कहते रहे कि 30-35 लोग इनके हमारे राब्ते में हैं। अगर इफ़ यू रिमेंबर, हम बार बार कहते रहे, एक साल से कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें वो लोग थे, उनको हमने ये फैसला किया कि हमने करना है। फिर हमने PDM के लेवल पे लेके गए, अपनी CC से करा के फिर PDM के लेवल पे एक ये फैसला वगैरह करना है। फिर लोगों को पक्का किया कि आप हमारा साथ देंगे।
तो ये चीज़ें करते, जब हमने ये भी कहते रहे आपके पास कि जी आपने कहा जमा क्यों नहीं कराते, हमने कहा कि 200% जब हम श्योर हो जाएंगे तो फिर ये कराएंगे। तो ये जो लेटर है ये तो बाद की पैदा है, इन्होंने एक इनका एक जिस तरह लेटर की बात खत्म करते हैं, बिकॉज ये लेटर गेट आपके लिए भी बड़ा अहम है राणा साहब, आपके लिए भी बड़ा अहम है, ठीक हो जाएगा। दूसरा चले इंशाल्लाह। दूसरी चीज अहम यह है कि आज एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा मुतालबा किया कि फौरी और अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। आपकी एक पॉपुलर जमात है, बड़ी जमात है, आप इलेक्शन चाहते थे, क्या वजह है आप इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं? देखिए बड़े अच्छे आपके क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको पीरजादा साहब बताऊं कि इनको जो आज जो इलेक्शन की बात करते हैं, हम कहते रहे ये कि इलेक्शन नहीं कराए। आपका इनका भोंडे तरीके से देखें किस तरह इसने किस अंदाज से किया। जब अदमेदवाद जमा करा दी गई तो लास्ट डे जब उन्होंने 1 सेकंड के लिए उसको डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी कि मैं इसको डिसअलाउ करता हूँ या इसको ख़त्म करता हूँ, तो उसी सेकंड में सारा मैनेज किया हुआ था, असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। चाहिए तो ये था, ये अगर इतने हैं तो ये कहते यार मेरे खिलाफ अदमेदवाद आ रही है, तो मैं बिल्कुल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल अब उस चीज़ पे रट लगा रहे हैं जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारा यही था कि हम चाहते हैं कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसको करके कुछ लॉज बनाने हैं जिसके लिए ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हो। हम तो खुद चाहते हैं दोबारा इलेक्शन में जाएं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट इन 1-2 दिनों में बार बार आया है कि हम तो चाहते हैं कि वो जो रिफॉर्म्स हैं ज़रूरी इस्लाहत है वो करके हम इलेक्शन में चले जाएं। इसलिए ये भी समझते हैं सर ये इलेक्शन हो जाएंगे राणा साहब, का शौक पूरा हो जाएगा। कितने देखें अभी चीजें हुकूमत कितना अर्सा चलाना चाहिए? अभी चीजें पीज़ा साहब स्टार्ट हुई हैं, जरा सेटल होने दें, फिर उस पर चीजें, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, फिर इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स हैं। ये हम बैठेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके जहन में कोई टाइम टेबल तो होगा ना राणा साहब, आपकी जमात के जहन में टाइम टेबल तो होगा कोई? हमारे ख्याल में 3-4 महीने से ज्यादा नहीं आगे जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो ये कर रहे हैं, यानी अप्रैल में जून बैठना नहीं। आपने एक और बड़ी अच्छी बात की आपने, अगर ये इतने ही वाकई सीरियस हैं कि ये असम्बलियों में नहीं बैठना चाहते, अभी हमारे साथ ही तो, हमारे इन चेहरों के साथ तो 3.5 साल 3.25 साल इन्होंने हुकूमत की हमारे चेहरों के साथ। अब जब इनकी हुकूमत नहीं रही, अब इनको चेहरे गलत लग रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये क्या पंजाब में क्यों नहीं करते? पंजाब में रिजाइन करें ना, KPK में क्यों नहीं करते? कभी नहीं करेंगे, मुझे मैं बता रहा हूँ। ये करें ना आजाद कश्मीर में, ये करें सिंध में, इंटरेस्टिंग, फिर मैं मान जाऊं कि हाँ ये वाकई इलेक्शन चाहते हैं। जहां इनकी हुकूमत खत्म हुई वहां ये क्या इनके नाम पे लिखा हुआ है ये हुकूमत करेंगे? एक नलायक और इनकम्पिटेंट और जो करप्ट हुकूमत थी उसको ये कहते हैं हम हमें हुकूमत करने दें। भाई अगर अवाम ये कहते हैं जी अवाम की जो रिफ्लेक्शन है, ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किए हैं। मैं अभी फारूक हबीब साहब से इस पे आऊंगा, जरा मैं पहले राजा साहब के साथ इसी इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा बात को अगर आगे बढ़ाने दें। राजा साहब, एक इलेक्शन के रास्ते में बड़ी रुकावट उस वक्त खड़ी हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है वो पहले ही उनके बारे में बड़े शकूक थे कि उनकी खास किस्म की पोजीशन है और उनका वो एक कंट्रोवर्सी उनके बारे में बढ़ती चली जा रही है, राजा साहब के बारे में, सिकंदर साहब के बारे में। लेकिन जब उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये पोजीशन ले ली कि डीलिमिटेशन के मसलों की वजह से, चूंकि डीलिमिटेशन कंप्लीट नहीं हुई इसलिए इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकता। मैंने बहुत से इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो हैं उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन तो इलेक्शन कमीशन ने खामखा का मसला खड़ा कर दिया है, बिकॉज जो प्रोविजनल जो सेंसस हुआ था 2017 का, उसके प्रोविजनल रिजल्ट्स के ऊपर 2018 के इंतखाबात हुए थे, इलेक्शन कमीशन उन्हीं और उसके बाद अगला सेंसस हुआ नहीं है, उन्हीं प्रोविजनल रिजल्ट्स को आप ऑटोमेटिकली तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द फाइनल रिजल्ट्स। और उसके अलावा जो नई आबादी हुई है, जो नए लोग जिनकी आबादी 18 साल से उम्र बढ़ गई है, वो तो जब अपने नादरा से शनाख्ती कार्ड बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तौर पे वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपना एड्रेस चेंज किया है वो अलग बात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्सक्यूज कैसे खड़ा कर लिया है? डॉक्टर साहब, अभी आपके क्वेश्चन पे आने से पहले एक जरा सी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फारूक साहब ने कहा, आपने उनका इंट्रो भी चलाया कि जनाब हम इस्तीफे दे के असेंबलियों से बाहर आके अवाम के पास जा रहे हैं। राना साहब ने कहा कि हमने फैसला कर लिया था कि हर हाल में इमरान खान को निकालना है। अब अवाम इस वक्त बड़े तजब्जुब का शिकार है कि ये असेंबलियों से बाहर क्यों निकल रहे हैं, हर हाल में इमरान खान को निकालना क्यों था। जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसमें देखें तो जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, यकीन करें आप, हम सब कहते थे कि वो एक सादिक है, अमीन है, करप्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो हुकूमत चलती रही। उस हुकूमत के दौरान उसने एक पैगाम दिया कि जनाब ये जो मुल्क बना है, ये मुल्क बना है इस्लाम के नाम पे, और ये जो मुल्क की पॉलिसीज होंगी
वो भी ऐसी पॉलिसीज होंगी कि जिसमें हम अगर झुकेंगे, हम अगर मांगेंगे तो सिर्फ उसकी जात से, और इन आकाओं को, इन बैरूनी आकाओं को हम अपनी पॉलिसीज में, हम अपने मुल्क के आप समझ रहे हैं कि बैरूनी एंगल है, इंटरफेयर, एक सेकंड, इंटरफेयर नहीं होने देंगे। जब ये मैसेज गया दुनिया में, तो फिर ये पूरी दुनिया की कुव्वतें और वो कुव्वतें जिनका ईमान कमजोर था, उन्हें लगा कि वाकई ये वो लाइन है, और यही वो लाइन लेके इमरान खान साहब ने कहा कि अब इस सिस्टम में रहते हुए ये काम नहीं होगा, बल्कि वो एक अलग चीज है। मेरा सवाल तो था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन नहीं सर, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं ब्रेक ले लूं और फिर ब्रेक लेने के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये क्यों छोड़ नहीं रहे खैबर पख्तूनख्वा से? राना साहब को बहुत शक है कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और जीबी की सीटें खाली नहीं करेंगे। इस पर भी फरोग जवाब ले लेते हैं फरोग हबीब साहब को आफ्टर ब्रेक। जनाब, मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं राजा आमिर अब्बास साहब, में फिर आऊँगा उसकी तरफ, लेकिन राना तनवीर हुसैन साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प बात की। राना तनवीर हुसैन साहब का ये कहना था फरोग हबीब साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए कि इन्होंने नेशनल असम्बली से सीटें छोड़ दी हैं, लेकिन इनका कोई प्लान नहीं है पंजाब से इस्तीफ़े देने का, खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े देने का, आज़ाद कश्मीर से इस्तीफ़े देने का, गिलगित बल्तिस्तान से इस्तीफ़े देने का। ये ड्रामे कर रहे हैं, ये ऑप्टिक्स है सारे, ये इसके बारे में सीरियस नहीं है। अगर ये चाहते हैं इलेक्शन वाकई हो जाए फौरी तौर पे तो दें इस्तीफे। बताएं जी फरोग हबीब साहब। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पहले तो ये मुझे बताएं कि मुतालबा तो इनका था फौरी इंतखाबात हो, तो अब ये जो चूचू का मरबा हुकूमत इन्होंने बना ली है, जो मिक्स 4 पार्टियां इन्होंने जमा की हैं। जब शहबाज शरीफ कल वोट हो रहे थे, आपको पता है वहाँ कितने नारे लग रहे थे, बांध बांध की लकड़ी जमा है, जूतों में दाल बटनी है, समझ नहीं आ रही थी कौन क्या बोली बोल रहा था। आज शहबाज शरीफ जो है वो इत्तेहादियों के पीछे पीछे भाग रहे थे। 2 वोटों की इनकी हुकूमत है। ये क्या हुकूमत हुई? ये तो मांगे तांगे की हुकूमत। इतने बुरे हालात PMLN के ऊपर आ गए हैं कि इनको एक तो बैरूनी इंटरवेंशन करवानी पड़ी, उसके बाद जो है वो इन्होंने गुलामी कबूल की, इन्होंने कहा पूरी कौम जो है वो भिखारी है, उसके बाद इन्होंने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब जो है वो ये बेगर्स कांट बी चूजर, मतलब ये फैसले करेंगे ना, इनके पास चैलेंज कर रहे हैं ना कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कर दें, इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे, 350 लोग रिजाइन कर दें। एक चैलेंज हमें क्या करें, मुझे ये बताएं, ये जो 125 से ज़ायद 130 से ज़ायद यहाँ पे कौमी असम्बली में रिजाइंस आए हैं, उसके बाद जो है मुझे बताएं इस असम्बली की कोई रेलिवेंस रह जाती है? PTI ने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे। इमरान खान इस मुल्क के अंदर इस टाइम सबसे पॉपुलर लीडर हैं। लीडर लेस क्राउड पूरे पाकिस्तान में निकला है डॉक्टर मोहित साहब। इन्होंने बड़ी कोशिश की अपने मीडिया ग्रुप्स के जरिए उसको दबाने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आज 4था दिन है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर टॉप ट्रेंड है, यानी 40 लाख से ऊपर जो है उसके ऊपर ट्वीट्स हो चुकी हैं। ये खल्के खुदा को किस तरह जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं? मैंने जैसे आपको पहले कहा, इस मुल्क के अंदर सियासी माशी इस्तेकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। पंजाब से इस्तीफे देने, KP से इस्तीफे देने, ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये कहते हैं हम अनफोल्ड करेंगे। लेकिन मेरा भी एक सवाल पूछे ना, इनको इंतखाबात से ये भाग क्यों रहे? ये क्यों भाग रहे हैं? तो फिर आज ही कराएं इंतखाबात। कौन सी इंतखाबी इस्लाहात जिसमें नैब को बंद करना है, जिसमें बैरून मुल्क से वोटर से वोटिंग राइट वापस लेना है, जिसमें EVM वापस करनी है, जिसमें अंपायर अपने खड़े करने हैं, ये इंतखाबी इस्लाहात हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, ऐसा करें कि राना साहब से जाने से पहले मुझे शाहिद खाकार अब्बासी साहब का वो टुकड़ा सुनाएं जिसमें नैब के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया। या आप मुल्क चलाएं या इस नैब को चलाएं, ये फैसला इस हुकूमत को करना पड़ेगा। आज नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको खत्म करके इसके जो एहलकार हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हकायक अवाम के सामने रखेंगे। मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। अगर आपने वाकई एहतसाब करना है कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपने सियासत खेलनी है तो फिर नैब का इदारा है। अच्छा राना साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली तो बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो खैर हमेशा से नैब से बड़े नाराज़ हैं और वजह भी समझ आती है, नैब ने उनको तंग बड़ा किया है, रोज़ बुला लेते थे, उनका टाइम बड़ा वेस्ट किया है। लेकिन ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पर्सनल इस्तदलाल इंटेलेक्चुअल पोजीशन है या ये PMLN की और नवाज शरीफ साहब की पोजीशन भी है कि नैब को ख़त्म करना है? देखें आप पिज़्ज़ा साहब, क्वेश्चन जो राइज होते हैं जॉबों से, दूसरे जो मेरे साहबान शामिल हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनका जवाब नहीं लेते। आप आगे एक और इशू खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसका मैं जवाब दूंगा कि ये तो शायद साहब ख्याल हो। पहले इसका पहले उसके आप जवाब देता हूँ, पहले उसके जवाब देता हूँ। शायद साहब का जो ख्याल है वो हमारा भी यही ख्याल है, ये पॉलिटिकल सारी फोर्सेस का ख्याल है कि नैब को एक
टूल बनाया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। मुशर्रफ के दौर से ही हुआ और ये सारा सिलसिला चलता रहा। राजा आमिर अब्बास साहब ये प्रोसिक्यूटर जनरल भी शायद रहे हुए हैं उधर, तो इनको पता है ये किस तरह इस्तेमाल हुआ है, किस तरह ये सिलेक्टिव किस्म की एक अकाउंटेबिलिटी होती है और एंगुलर होती है। वो आपको पता है अभी PMLN की जिस तरह हुई है, टॉप पे PMLN थी, अपोजिशन तो सारी थी लेकिन PMLN टॉप पे थी, और वो जिस तरह इन्होंने केसेस बनाए वो सारी एक हिस्ट्री है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए ऐसा अदारा होना चाहिए, नैब का ही नाम उसका रह जाए, नैब का नाम ज़रा बदनाम है लेकिन वही नाम रह जाए, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें जरूर हो जैसे एंगुलर और नहीं सर, आप नैब को खत्म भी करना चाहते हैं, नैब को रखना भी चाहते हैं, एक पोजीशन लेना सर, नैब को खत्म कर देंगे तो अकाउंटेबिलिटी करेंगे किसके साथ? मेरा हाल बड़ी ये एक उस रेलेवेंसी में होती है जो इसका वो डंग है, जैसे ये विक्टिमाइजेशन होती है, जैसे झूठे केसेस बांधते हैं या ये चंटिंग होती है, उससे हम उसे कहते हैं कि ये एक ऐसा हो जैसे वाकई अकाउंटेबिलिटी इन ट्रू स्पिरिट। और अभी अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको फ़ायदा है। करप्शन तो इन्होंने 3 साल जो तमाशा लगाया है अपनी करप्शन में, वो एक कहानियाँ चल रही हैं, वो इनको तो फ़ायदा है, लेकिन ऐसी बात मैं समझता हूँ कि नहीं, उसका कोई मतलब शायद साहब का कुछ और है जो मैं बयान कर रहा हूँ। दूसरी बात रही, इन्होंने कहा दूसरी जो आपने बात की इलेक्शन कमीशन की, राजा साहब तो मैं राजा साहब छोटे भाई हैं, मैं उनको कहूँगा कि खुदा के लिए जितना मर्जी डिफेंड करें, आप जितने मर्जी फ़ैन हो उसके इमरान खान के, लेकिन ऐसी मिसाल ना दें प्लीज़। इससे मैं समझता हूँ कि आपने तो मिला दिया सर, वो मैं भी सेंसर करता हूँ, खुदा यार ना करें। मैंने जो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, मैं राजा साहब जिस तरह भी जवाब दें, मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोविजनल सेंसस थे 2017 के, वो प्रोविजनल सेंसस नोटिफाई हुए थे, फाइनल नहीं हुए थे। ये बहुत बड़े वकील हैं, और हमें ये हुआ कि प्रोविजनल किस तरह इलेक्शन कराया जाए, वो तो फाइनल होना है। तो कैबिनेट ने और CCI में, CCI जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसमें 4 चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे फैसला हुआ कि इनको अमेंडमेंट की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमने अमेंडमेंट की 25th अमेंडमेंट के 1 टाइम के प्रोविजनल पे करा दिए जाए, और उस पर डिलिमिटेशन हुई, वो मैंडेटरी थी, ऑब्लिगेटरी थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के नई सेंसस हों। तो उसके बाद अब फाइनल हो गई। मैं ये बात बता रहा हूँ 4 महीने की, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी जगह मुझे मिले तो उन्होंने कहा जी वो फाइनल जो है वो भी अब फाइनल हो गई है, जो फाइनल 2017 की थी, अब क्योंकि फाइनल आ गई है लिहाजा उसके लिए डिलिमिटेशन हमें करनी है। फिर इन्होंने भी अपनी कैबिनेट में डिलिमिटेशन क्यों करनी है सर? वो जब फाइनल हो गई, सेंसस तो नया हुआ ही नहीं ना राणा साहब। नहीं सेंसस 2017 वाला था, ये राजा साहब इस पे रोशनी डाल सकेंगे। उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, पहले प्रोविजनल था। मेरी बात तो सुन लेना जी, पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने कैबिनेट में बात की कि जी हम डिजिटल सेंसस कराते हैं, MQM का इशू था या जिसका भी था, तो दिसंबर में मुकम्मल होनी थी, वो तो अब हुई नहीं, लेकिन उसका ऑर्डर हो गया हुआ है। अच्छा, अब वो जो फाइनल है, जरा ये रेल राजा साहब से दूसरी नहीं, मेरी एक लास्ट राजा साहब इस पे, अब जब उस वक्त वादा फाटा मर्ज हुआ है तो उनको 12 सीटें दी गई आउट ऑफ दिस बॉक्स के, बस ठीक है ये 12 सीटें को देते हैं, लेकिन नेक्स्ट ये होगा कि 6 सीटें को बने देंगे सेंसस के हिसाब से, तो वो इंक्लूड हो जाएंगी जो इस वक्त हमारी 272 सीट्स हैं पाकिस्तान में, उनमें इंक्लूड होगी, वो कैप हुई है 272। तो उसमें जब वो शामिल होगी तो सिर्फ नेशनल असम्बली की, प्रोविंशियल की नहीं, और वो KPK की हो सकता है कि उनको करनी मैंने तो ये पढ़ा है सर इलेक्शन कमीशन का कि 272 के बजाय 266 रह जाएंगी, 6 काम हो जाएंगी। जरा यहाँ पे रुक जाएं राणा साहब, उन्होंने जो कहा कि नहीं मेरी बात सुन लेना। आपको ये बिल्कुल राणा साहब ने सही बात की, मैं बताता हूं। वो इसलिए कहते हैं कि 272 से जब 6 फाटा को मिलेंगी तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो पहले वाला है उसमें 266 रह जाएंगी। आप मेरा राजा साहब समझ रहे हैं, फाटा तो पाकिस्तान के अंदर आ गया है सर फाटा तो खैबर पख्तूनख्वा में आ गया। 11 सीटें थी ना फाटा की, अब 6 रह गई। 6 सीटें उनकी मिला के 272 टोटल हो गई फाटा को इंक्लूड करके, ये पाकिस्तान की सीटें हैं। ठीक, जब 6 उनको देंगे तो ये सीटें डिस्टर्ब होंगी, ये सीटें डिस्टर्ब होगी। बाकी इन्होंने बात की, मैंने इलेक्शन थोड़ी रुकिए राणा साहब, मैंने इलेक्शन एक्सपर्ट से एक सजा से पूछा, उन्होंने कहा ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज हैं और ये ECP ने इनको ब्लो कर दिया है, एग्जैजरेटेड शक्ल में दिखाया है, इनको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है, चंद दिनों की बात।
बिल्कुल दुरुस्त ये ओपिनियन है। राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब सेंसस हुआ था उसकी प्रोविजनल आई थी एंड देन देयर वाज अ स्टैच्यू, इन्होंने कानून साजी की और वो कानून साजी आज भी है कि उसी प्रोविजनल को कंसिडर किया जाएगा अगले आने वाले इलेक्शंस में और उसी की बेस पे डिलिमिटेशन भी होगी और उसी की बेस पे इलेक्शंस भी होंगे। वन टाइम था वो, जरा इसको क्लियर कर। एग्जैक्टली उसके बाद उसमें अमेंडमेंट नहीं आई। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन अब जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि जी हमें 7 मंथ्स दरकार हैं, काहे के लिए कि जी हमने डीलिमिटेशन करनी है। कमाल ही कर दिया इलेक्शन कमीशन। अब आर्टिकल 218 है, ठीक है, उसमें इलेक्शन कमीशन की ये आईनी ड्यूटी है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। फिर अंडर जैसे फौज की आईनी ड्यूटी है कि उन्होंने तैयार रहना है जंग के लिए, इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम तैयार नहीं है, ऐसा ही है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की कहते हैं हिंदुस्तान को, किसी और को भी आपने गलत टाइम पे है, तो हमें 6 महीने चाहिए जंग तैयारी करनी। और देन देयर इज आर्टिकल 224, उसमें लिखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि कितने दिनों में इलेक्शन कराना है, विच इज 90 डेज। तो अब दे आर बाउंड कि इन्होंने 90 डेज में इलेक्शन भी कराने हैं, ठीक है, किस सूरत हाल में इस्तीफा दे और घर चले जाए। और जब इस्तीफा, अब सुनिएगा, अब 90 डेज है कि इन केस डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, तब 90 दिन होता है। जहां पे उन्होंने रिजाइन कर दिया कुछ ने, अगर उसका कराएंगे 60 तो 60 डेज। तो अब मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर वो ये काम करते हैं तो देयर वुड बी अ पिटीशन अगेन इन द सुप्रीम कोर्ट। हबीब साहब, आपकी पार्टी इलेक्शन अर्ली करवाना चाहती है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपनी मतलब इस्तदलाल है या उनके आर्गूमेंट्स हैं, उसको आप लोगों ने फ्रंटली चैलेंज ही नहीं किया। आपको चाहिए था कि 15 वकील खड़े करते, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट खड़े करते, उसके बारे में कॉलम लिखवाते, आर्गूमेंट करते, उन्हें कहते क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं। आपने तो बिल्कुल लैम्ब की तरह, एक शीप की तरह। नहीं, शीप की तरह का मामला नहीं है। देखें, मैंने पहले एक स्टोरी जो है वो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर जो है पब्लिश करवाई जाती, जैसे ही उसके ऊपर शोर पड़ता है कि आर्टिकल 224 के तहत इनका ये 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, फौरी एक तरदीद आती है कि जी हमने तो किसी से को बात, डिप्टी चेयरमैन, हमने तो किसी से बात ही नहीं की, और अपने आप को साइड पे कर लिया जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट एक अहम मामले को सुन रहा था, असम्बलियाँ तहलील थी, उसी दौरान जो है फैसला जब आना था, और फैसला आने के वक्त अगर आप कनेक्ट करें सारी चीज़ों को, जो गेम प्लान असरअंदाज होने के लिए पहुंच गए, असरअंदाज होने के लिए जनाब स्टेटमेंट आ गई कि जी अक्टूबर से पहले हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, आईनी इदारा है, मुझे आप ये बताएं, इलेक्शन कमीशन की ये शेयर नाअहली है अपने एंड के ऊपर, किस तरह कि हमने ये जो प्रोविजनल सेंसस थी, ये CCI से हम इसको अप्रूव करवा चुके हैं। ये पार्लियामेंट के, जहां पे सिंध का एतराज़ आया, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से भी अप्रूव हो चुकी हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ने ये काम करना था, और ये तो नंबरिंग चेंज होनी है। अब अगर नई डिजिटल हल्का हो जाती सेंसस, जो कि दिसंबर में होने हैं, सेंसस होनी थी, क्योंकि उससे पहले मुल्क के इंतखाबात में जा रहा है। नहीं, सेंसस तो नहीं दोबारा होना, सुन लेना, सेंसस होना था। नहीं, एक MKM का एतराज था, जहां पर मामला कराची में डिस्टर्ब हुए थे, तो ये एक फैसला हुआ था डिजिटल सेंसस होगा, लेकिन वो दिसंबर में प्लान्ड है। कराची में दिसंबर नहीं, पूरे पाकिस्तान में डिजिटल सेंसस होना था, लेकिन वो दिसंबर 2022 में प्लान है। डिजिटल कैसे होना सुन तो लेना, वो उस पर तय हुआ है सारा। लेकिन चूंकि अब मुल्क पहले इंतखाबात की तरफ जा रहा है, पहले एक सूरत हाल पैदा हो गई, असम्बलियाँ तहलील हो जाए, जो वजीर आज़म है उनके पास इख्तियार है, शहबाज शरीफ के इख्तियार है, वो कहते हैं जी मैं कल असम्बलियाँ तहलील करता हूँ अपना आईनी राइट इस्तेमाल करते हुए, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब बाकी रह जाएगा। उन्होंने तो आइन के तहत इलेक्शन कराने ना। आप कह रहे हैं 15 वकील खड़े करें, जहां पर फैसला किया हो वहां पर आप 100 वकील खड़ा कर लें, तो फैसला नहीं तब्दील नहीं, आप पहले उसकी राह तो हमवार करें ना। मेरा मतलब अदालत में 15 वकील मेरा मतलब है कि आर्गुमेंट तो शेप करें ना, आपने चैलेंज ही नहीं किया। ये अब राह भी हमवार हो रही है। अब तो हर पाकिस्तानी इलेक्शन मांग रहा है, हर पाकिस्तानी कहता है कि मेरा वोट कराओ। वो इलेक्शन कमिश्नर कहता है मैं करा ही नहीं सकता इलेक्शन, पाकिस्तानी फर्क है। ये कहते थे जो असेंबली में मुनहरफीन है, जो बैरूनी साजिश का हिस्सा है, उसका वोट कराओ। यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानी कह रहा है मेरा वोट कराओ, इंतखाबात में मेरा वोट कराओ, मैं जमहूरियत का पासदार हूँ, मुझे फैसला करने दो। ये जमहूरियत जमहूर के लिए है, उसके लिए फैसला होने। हमें तो ये दर्स देते रहे, सबक देते रहे, आज इन्होंने उल्टा पहाड़ा पढ़ लिया। इस पे राना साहब से मजीद ओपिनियन लेते हैं आफ्टर। राना साहब देखें, फरूख हबीब साहब का इस्तदलाल ये है कि आप लोग नया इसके पीछे इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के पीछे छुप रहे हैं। ये छोटी छोटी हिचेज हैं जिनको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। अगर आप सीरियस हैं इलेक्शन करवाने में, तो ये इश्यूज हैं, कोई नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने रखे हैं सामने। नहीं फिजा साहब, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है जी जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं,
क्योंकि इन्होंने खुद ही, अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन का कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं कि हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा कि हमें जो फाइनल है सेंसस उसका नोटिफिकेशन करें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। क्योंकि जो राजा साहब ने बात की है कि उस वक्त जब हमने अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो वन टाइम थी। उसके बाद ये था कि जब फाइनल आएगा, ये ज़रा देख भी सकते हैं आप, जब फाइनल नोटिफिकेशन होगा उस वक्त फाइनल पे कुछ हमारी पार्टीज़ को इतराज़ था। जिस तरह अभी फ़रख हबीब साहब कह रहे थे कि जी हमने डिजिटल सेंसस के लिए MQM की डिमांड पर की, और वो ठीक बात है, MQM ने इनको कहा था। उस वक्त भी CCI में ये बात हुई थी कि ये सेंसस जो है इस पर हमें रिजर्वेशन है हमारी, और ये सही नहीं हुई। तो उसका ये फिर 5% ये छोटी छोटी अगर टेक्निकल चीज़ों को राणा साहब, छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों को पस डालें जो मोटी चीज़ है। नहीं पिज़्ज़ा साहब, जिसको आप टेक्निकल बात कर रहे हैं ना, लेकिन सर 135 कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरी बात पहले जरा देखिए ना राणा साहब, अगर लोग इस्तीफे दे देते हैं 135 लोग इस्तीफे दे देते हैं तो 60 दिन के अंदर ज़मीनी इंतखाबात तो फिर करवाने पड़ेंगे ना सर। नहीं, मैं उस पर आता हूँ ना जी, ये भी जवाब दे दो, लेकिन ये समझने की कोशिश करें, इस तरह ना इलेक्शन कमीशन को करें। एक हमारा अदारा है जिसकी ये कभी तारीफ इन्होंने खुद लगाया है। ये भी मैं बताऊं कि इनका प्रपोज किया हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने प्रपोज किया लगाया था सर। यस, इनके किसी के कहने पे लगाया था राणा साहब, तुसी भी तो कबूले नहीं पता राणा साहब किसी के कहने पे लगाया था चुप करके बैठे। मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने परवेज खटक साहब, इनकी कमेटी थी, पीरजा साहब, मैं था ना, PMLN की तरफ से मैं और ख्वाजा आसफ साहब गए थे। मेरी बात सुन ले, वो इन्होंने हमें चिट दी परवेज खटक साहब ने निकाल के कि ये हमारा आज पहले नहीं हो रहा था। जब हमने देखा तो उस पर हमने डिस्कशन की, तो हमने कहा जी ठीक है, आप अगर ये रिकमेंड करते हैं तो हमें कबूल है। तो इनके कहने हुआ किसने दिया, किधर से आया, ये हमारा इशू नहीं है, इनका इशू है। ये अब हर चीज़ के पीछे जब सुप्रीम कोर्ट फैसले करती थी हमारे खिलाफ, उस वक्त ठीक थी। जब इलेक्शन कमीशन प्रपोज इन्होंने किया, वो लगाया, वो ठीक था। लेकिन मैं उस पर आता हूँ, वो बड़ी टेक्निकल बात नहीं है। उस वक्त ये हुआ कि बाद में जब फाइनल नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर अगली डिलिमिटेशन उस पर हो जाएगी। तो इनको चीफ इलेक्शन कमीशन ने 4-5 जो कहते हैं हमने लेटर लिखे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हमें वो नोटिफाई करें जो फाइनल सेंसस हैं, तो उन्होंने नहीं की। ये उनके ऑन रिकॉर्ड बात है, चलें इसको छोड़ें। अब आप कहते हैं जी अगर ये इस्तीफे दे दें, देखें जब ये इस्तीफे इन्होंने क्या देने हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पहले इस्तीफे दिए हमारे टाइम पे, तो हमने उसको हम बुलाते थे, आए इसको वेरीफाई करें, क्योंकि वो एक ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि भाई इंडिविजुअल से पूछेंगे ये आपने दिया है, स्पीकर वो वेरीफाई करे, तो उसके बाद उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं उसकी एक्सेप्टेंस। लेकिन ये नहीं आते रहे, खिसक जाते थे, कोई इधर खिसक जाता था, इंक्लूडिंग इमरान खान। और उसके बाद ये उन्होंने तनख्वाहें लेते रहे, मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, तनख्वाहें लेते रहे। अगर इनमें इतनी मोरालिटी कोई प्रिंसिपल इनके हैं कोई, तो कहते जी वो तो हमने इस्तीफे दिए थे, हमने तो असेंबली में आए नहीं, लिहाजा हमने नहीं ले। इमरान खान ने सही पॉइंट है सर, क्विक मैं एक रिस्पांस ले लूं सर। और सर मेरे पास 3-4 मिनट लगे, सारी लास्ट सेंटेंस ये कहते हैं हमारी रोक लेते, हमने रोका हुआ था। अगर ये पंजाब में जब हार जाएंगे, पंजाब में हार जाएंगे, ये उधर हो सकता है इस्तीफे दें जो उनके लोग नहीं देंगे, ना ये KPK में देंगे, ना ये जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है वहां से नहीं देंगे, जहाँ नहीं वहां पे ये मैं भी देते हैं। राणा साहब की बात में बड़ा वजन है। अगर आप लोग सीरियस थे उस वक्त इस्तीफों में, मैं तो बड़ा सादा कंपैरिजन करता हूं, तो तनख्वाहें तो लेना डॉक्टर साहब, इनके सारे इस्तीफे पहुंच गए थे पार्टी क़यादत के पास। 2 इस्तीफे इनके पहुंच गए थे असद कैसर के पास, एक इनके डिप्टी स्पीकर थे, एक मरियम नवाज के जेठ थे। वो इस्तीफे मिन्नत समाजत करके इन्होंने वापस लिए थे। हम में से कोई मिन्नत समाजत नहीं करेगा, और जो मिन्नत समाजत करेगा वो PTA के टिकट सुन लेना, मैं आपको पार्टी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो मिन्नत समाजत करेगा जाके वो फिर पार्टी टिकट का अहल भी नहीं होगा। ये पार्टी का सीधा सीधा फैसला है। बुनियादी तौर के ऊपर हम बाहर आ चुके हैं, हमने ये असम्बली इररेलेवेंट हो गई है, ये नाकाम हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये रिजेक्टेड है। ठीक, पब्लिक इलेक्शन मांग रही है, ये अगर पब्लिक की वॉइस के साथ नहीं चलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनका नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा सर, मैंने आपको इलेक्शंस बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना था राणा साहब, ये फौरी इलेक्शन में जाएं
इनके अंदर आवाजें उठ रही हैं फौरी इलेक्शन की। नहीं ठीक है, इलेक्शन कुछ लोग डिले कर रहे हैं। जो मरियम ग्रुप है वो कह रहा है फौरी कराओ। अच्छा, वो कह रहा है ये क्या किया है, उल्टा पड़ गया है। अच्छा, ये आवाजें आना शुरू हो गई। मरियम एहतमाद है, मरियम पड़ी हुई है उनके अंदर। अच्छा देखिए सर, ये सारा नुकसान हो गया पीएमएलएन को। मैं आपको कह रहा हूं सियासी तौर पे ये बात करें या ना करें, बहुत पते की बात की, ये रह जाएगी। ये जो जरदारी फजल का बोझ शहबाज शरीफ ने अपने सर पे ले लिया है, आपके नैब को जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं, नैब को इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। जब से नैब बनी है उसको लोगों को फंसा देते हैं, जलील करते हैं, लाके खड़ा करते हैं, केसेस बनाते हैं, उसके बाद किसी की कोई कन्विक्शन वगैरह जो है नैब से नहीं होती। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें कंसेंसस करें, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी नैब को खत्म कर दें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि नैब पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, विक्टिमाइजेशन के लिए यूज होता रहा है, लेकिन अब मेरे नजदीक उसका इलाज ये है कि जो नई आने वाली असेंबली होगी उसको ये इख्तियार देना चाहिए कि वो नैब के बारे में कानून साजी करे, उसको मजबूत बनाए, ना कि मौजूदा जो उनसे हमारी असेंबली है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से चेहरे ऐसे नजर आएंगे जो खुद नैब के चार्जेस इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भुगत रहे हैं। तो इसको छोड़ दें, इसको एफआईए में फंसे हुए हैं, नैब के भी केसेस, नैब के भी केसेस हैं, रमजान शुगर मिल का और दूसरा। तो अब इसको अगले आने वाले, अब बल्कि हर चीज का जो इलाज है वो यही है, लेट द फ्रेश गवर्नमेंट कम, लेट द फ्रेश इलेक्शंस बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, ताकि इन तमाम खबासतों का कोई नतीजा निकले। अच्छा, इस पे राणा साहब आपका भी एग्रीमेंट है कि अगली आने वाली असेंबली जो है इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आए और वहां नैब का खात्मा कर दिया जाए? मोई साहब, मैं एक बात बताऊं, ये हबीब साहब भी बैठे हुए हैं और राजा साहब भी सुन रहे हैं। ये आज भी हम कहते हैं हमारे साथ बैठे हैं, ये अभी असम्बली में जो रिजाइन के बैठे हैं, इनके कंसेंसस से हम जो रिफॉर्म्स नैब की हो या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, इनके कंसेंसस से मैं कह रहा हूँ हम करेंगे। लेकिन मैं एक बात इनका बता देता हूँ, जब हमारे साथ ये बात करते थे कि आए चेंजेस करें इसमें, तो मैं बताता हूँ कि जब हम कहते थे तो ये कहते थे कि जी हमें उधर से पूछना है, ऊपर से। मैं आप बता रहा हूँ, ये और रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये परवेज खट्टर, ये असद उमर और हम कहते थे यार ऊपर से आपने पूछना, तो हमारे साथ मीटिंग क्या कर रहे हैं। हमें तो ये पता, फरूख नसीम जो था वो कहता था कि जी ये जो चीज़ें तो आप ठीक कह रहे हैं, ये 9-10 अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये हमें पूछने दें। हमने कहा चले पूछ लें। वो कहता है जी, हमने कहा किधर से पूछना जी, हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछना है। मेरी बात सुन ले, प्राइम मिनिस्टर के पास जाते थे राणा साहब, लेकिन अब तो आप लोगों की वो सूरत हाल हो गई है ऊपर से पूछने वाली। अब क्या करेंगे? नहीं, हमारी हमारे साथ पूछना पड़ेगा। अगर हमने एक दिन भी उधर हमने कहा मैंडेट लेके, असद उमर आया कि जी मैं मैंडेट लेके आया हूँ, इमरान खान ने कहा जाओ जो करना है करें, फाइनल कर लें। फिर हमने कहा कहता जी नहीं, आप उनके भी ऊपर से पूछना है, इमरान खान के ऊपर से भी पूछना है। ये वेरी इंटरेस्टिंग, मैं बातें नहीं करना चाहता, मकसद ये है कि मैं यहाँ आपको वर्ड दे रहा हूँ, ये हमारे साथ आए, असेंबली में बैठे और कंसेंसस से रिफॉर्म्स करें और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन अगर ये इस तरह करेंगे राणा साहब कि जी ऐसा नहीं, राणा साहब ना ही समझो, अवाम पाकिस्तान की खुश है कि जान छुट्टी है। राणा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, दिल चाह रहा था कि इस पर मजीद बहस करते हैं। राणा साहब बहुत शुक्रिया, वक्त ही खत्म हो गया। राणा साहब थैंक यू सो मच। राणा साहब का भी बहुत शुक्रिया, फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया, राजा आमिर अब्बास साहब का भी बहुत शुक्रिया इस इंतहाई दिलचस्प बहस में जिसमें बहुत सी चीजें सामने आई। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।